वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। चलिए अब हम इस सिद्धांत के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं, यानी भूमिका या परिचय। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत की अपूर्णता को दूर करने का प्रयास डेविड रिकार्डो ने 1817 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में तुलनात्मक लागत सिद्धांत के माध्यम से किया। एडम स्मिथ इस तथ्य की व्याख्या करने में असमर्थ थे कि जब कभी ऐसी स्थिति होगी जब किसी एक देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो तथा किसी दूसरे देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि हो, तब ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या स्थिति होगी। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत के माध्यम से किया। चलिए अब हम इस सिद्धांत के असम्पशंस यानी मान्यताओं को देखते हैं। मान्यताओं के अंतर्गत नंबर 1 पर है दो देश दो वस्तुओं का सरल मॉडल, यानी यहाँ पर केवल दो देश और दो वस्तुओं के बारे में बात की गई है। नंबर 2 पर है श्रम उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण और उत्पादक साधन, यानी केवल श्रम को ही उत्पादन का साधन माना गया है, पूंजी को यहाँ पर नहीं लिया गया है। नंबर 3 पर है मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित, यानी वस्तु का मूल्य श्रम लागत के आधार पर ही निर्धारित होता है। नेक्स्ट है उत्पादन स्थिर लागत के अंतर्गत होता है। देखिए उत्पादन के अंतर्गत ह्रास नियम भी आता है, ह्रास लागत भी आता है, वृद्धि नियम भी आता है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन केवल स्थिर लागत के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोनों ही देशों में उत्पत्ति के साधनों को पूर्ण रोजगार मिला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है वस्तु विनिमय पद्धति का प्रयोग हुआ है, मुद्रा का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, यानी वस्तुओं का लेन देन केवल वस्तु के बदले वस्तु से किया गया है, मुद्रा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है दो देशों के बीच, जब दो देशों की बात आती है तब ऐसी स्थिति में उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता पूर्णतः खत्म हो जाती है, लेकिन देश के अंतर्गत उत्पत्ति के जो साधन है वो पूरी तरह से गतिशील होते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने देश की सीमा के भीतर उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता होती है, लेकिन दो देशों के बीच उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, यानी कि स्वतंत्र व्यापार है, कोई भी देश किसी भी देश में जाकर अपनी वस्तुओं को बेच सकता था। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है किसी भी प्रकार का कोई परिवहन लागत नहीं है। चलिए इसी मान्यताओं के आधार पर, इन्हीं मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत आधारित है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थिंकिंग ऑफ रिकार्डो, यानी रिकार्डो की विचारधारा। रिकार्डो का विचार था कि दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान विभिन्न तुलनात्मक लागत के आधार पर ही होता है। रिकार्डो का मत था कि अलग अलग देशों की हम बात करें तो अलग अलग देशों के अंतर्गत यह देखा गया है कि अलग अलग देशों को अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में भिन्न भिन्न तरह के लाभ प्राप्त है। यानी यहाँ रिकार्डो ने यह बताया है कि जब देशों के उत्पादन में सापेक्षिक रूप से, जब देशों के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षिक रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर होता है, तो यहाँ यह प्रत्येक देश के लिए लाभदायक होता है कि वह उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करे या फिर उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करे जिनके उत्पादन में उसे सापेक्षिक रूप से कम तुलनात्मक हानि है, और उस वस्तु को दूसरे देश से मंगा ले जिसके उत्पादन में सापेक्षिक रूप से अधिक हानि है। तो यह दोनों ही देशों के लिए पूरी तरह से लाभदायक सिद्ध होगा कि जिसमें सापेक्षिक रूप से ज्यादा तुलनात्मक
हानि है उसे ही वह अपने देश में उत्पादित करे और ऐसी वस्तु जिसके उत्पादन में सापेक्षिक रूप से ज्यादा हानि है उसका उत्पादन बंद कर दे और उसे किसी दूसरे देश से मंगा ले। चलिए तुलनात्मक लागत को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो जूता और टोप इन दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में पूरी तरह से कुशल है, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कुशलता पूरी तरह से प्रमाणित है कि वह जूता और टोप दोनों ही वस्तुओं को बहुत अच्छी तरह से बना सकता है। इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति है जो जूता और टोप दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में उसे किसी भी प्रकार का विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं है, लेकिन बना वो दोनों ही सकता है। तो यहाँ यह बहुत जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति जो जूता और टोप दोनों ही पूरी तरह से बना सकता है उसे क्या करना चाहिए, उसे उन दोनों ही वस्तुओं के संबंध में यह तय कर लेना चाहिए कि उसे किस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा तुलनात्मक लाभ है और किस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा तुलनात्मक हानि है। और दूसरे व्यक्ति को भी अपनी कुशलता भले ही कम हो लेकिन उसे भी यह जान लेना चाहिए कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में भले ही वह पूरी तरह से निपुण नहीं है, भले ही उसकी कुशलता कम है, लेकिन दोनों ही वस्तुओं के संबंध में उसे तुलना कर लेनी चाहिए कि किस वस्तु के उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से कम हानि है और किस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से ज्यादा हानि है। तो जब ये दोनों व्यक्ति डिसाइड कर लेते हैं तो जरूरी ये है कि दोनों ही व्यक्ति आपस में समझ ले और तुलनात्मक लागत के आधार पर यह जान ले कि वह किस वस्तु का उत्पादन कम लागत के आधार पर कर सकते हैं। तो उन्हें उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिस वस्तु का उत्पादन वह तुलनात्मक रूप से कम लागत पर करता है और जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से कम हानि है, और उस वस्तु का उत्पादन बंद कर देना चाहिए जिस वस्तु के उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से अधिक हानि है। चलिए एक एग्जांपल और हम बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति है वो डॉक्टर है और एक और व्यक्ति है जो माली का काम करता है। एक व्यक्ति जो डॉक्टर है वो डॉक्टर और माली के काम दोनों ही काम में वह पूरी तरह से निपुण है। वह डॉक्टर का काम भी बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और माली का काम भी पूरी तरह से वह कर रहा है। और एक और व्यक्ति है जो माली का काम भी करता है और डॉक्टरी का काम भी उसे थोड़ा बहुत आता है। यानी पहला जो व्यक्ति है वो डॉक्टरी और माली दोनों ही काम में वह पूरी तरह से निपुण है और दूसरा व्यक्ति जो है वह डॉक्टरी और मालीगिरी दोनों के अंतर्गत उसे निपुणता कम प्राप्त है, लेकिन फिर भी वो दोनों काम कर रहा है। तो यहाँ यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति आपस में समझ ले और तुलनात्मक लागत के आधार पर यह जान ले कि कौन सा काम वह ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। तो जो काम वो ज्यादा अच्छी तरह से कर सके वही काम करे और जो काम वो ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर सकते उस काम को छोड़ दे। यानी जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भले है, वो मालीगिरी का काम भले कर सकता है, माली का काम भले कर सकता है, लेकिन उसे यह चाहिए कि वह माली का काम न करे और अपनी विशिष्टता को पूरी तरह से डॉक्टरी के काम पर ही लगाए। और दूसरा व्यक्ति जो माली के काम में और डॉक्टर के काम में दोनों ही काम में उसे कोई खास विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं है, लेकिन वह तुलनात्मक रूप से जब देखेगा तो उसे यह पता लगेगा कि वो डॉक्टर का काम कम कर सकता है और माली का काम ज्यादा कर सकता है, वह माली के काम में उसे ज्यादा विशिष्टीकरण प्राप्त है। तो ये दोनों के लिए लाभदायक होगा कि डॉक्टर केवल डॉक्टरी का काम करे और माली केवल माली का काम करे और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अपने विशिष्टीकरण को दिखाए और ये दोनों आपस में एक दूसरे का कार्य भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी यह माना गया है, देशों के संपर्क में भी यह माना गया है कि कोई भी दो देश अगर आपस में व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह स्थिति पूरी तरह से लाभदायक होती है कि वह केवल ऐसी वस्तु का उत्पादन करे जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से कम हानि है और ऐसी वस्तु का उत्पादन न करे जिसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से अधिक हानि है। तो यह दोनों ही देशों को आपस में सोच समझकर कर लेना चाहिए। तो
मान लीजिए कि इस तरह की स्थितियां हमेशा दिखाई देती हैं जब दो देशों की बात होती है, देशों के संपर्क में भी यह स्थिति दिखाई देती है। तो यहाँ पर रिकार्डो ने अपने व्यू को बताया है कि वो दोनों देश क्या करें, वो दोनों देश अपने विशिष्टीकरण को देखें और केवल ऐसी वस्तु का उत्पादन करें जिसके उत्पादन में उसे वह सापेक्षिक रूप से अधिक कुशल है, और ऐसे वस्तु का उत्पादन बंद कर दे जिसके उत्पादन में वह सापेक्षिक रूप से कम कुशल है। और दोनों ही क्या करें, एक एक वस्तु का उत्पादन करें और दूसरी वस्तु की जरूरत को पूरा करने के लिए वो दोनों देश क्या करें, वो दोनों देश किसी दूसरे देश से उस वस्तु का आदान प्रदान कर ले। यानी वो दोनों देश आपस में एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान कर ले। ये नहीं कि ये भी करे वो भी करे, ऐसा रिकार्डो ने नहीं कहा। रिकार्डो ने यही बताया है कि जिस वस्तु के उत्पादन में सापेक्षिक कुशलता अधिक है उसका उत्पादन किया जाए, और जिस वस्तु के उत्पादन में सापेक्षिक कुशलता कम है उसका उत्पादन बंद कर लिया जाए। और दूसरे देश के संबंध में भी यही स्थिति है, भले ही उनकी कुशलता दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में कम है, लेकिन फिर भी जब तुलना की जाएगी, जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो उस देश को ये जरूर पता लगेगा कि किस वस्तु के उत्पादन में उसकी सापेक्षिक कुशलता दूसरे की तुलना में अधिक है। तो जिसमें उसकी कुशलता अधिक है वह उसी वस्तु का उत्पादन करेगा, और जिसमें उसकी कुशलता कम है उसका उत्पादन वो पूरी तरह से बंद करेगा। यह दोनों ही देशों के लिए पूरी तरह से हितकर होगा, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में भी यह पूरी तरह से लाभदायक होगा। और तुलनात्मक लागत के आधार पर दोनों ही देश अपने अपनी कुशलता के बारे में जान लेंगे, और जानने के पश्चात उन्हीं वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसमें उनको पूरी तरह से तुलनात्मक रूप से कम हानि है, और उसका उत्पादन बंद कर देंगे जिसमें उन्हें तुलनात्मक रूप से ज्यादा हानि है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से दोनों ही देश एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर देंगे। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन विद टेबल यानी तालिका की सहायता से स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो तालिका की सहायता से आप यहाँ देख सकते हैं, ये रिकार्डो के द्वारा दी गई तालिका है। इस तालिका में आप देखिए कंट्री यानी कि देश में भारत और बर्मा, और दो वस्तुएं कौन सी है, जूट और चावल, यानी दो देश दो वस्तुओं का सरल मॉडल। इस टेबल में आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत को जूट और चावल यानी कि दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, और बर्मा को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि प्राप्त है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, अब ऐसी स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही हमें यह ज्ञात होगा कि किस देश को किस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, क्योंकि भारत को जूट और चावल दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, लेकिन आप ये देखिए किस वस्तु के उत्पादन में भारत को ज्यादा लाभ प्राप्त है और किस वस्तु के उत्पादन में कम लाभ प्राप्त है। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत को चावल की तुलना में जूट के उत्पादन में ज्यादा लाभ प्राप्त है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भारत को बर्मा की तुलना में जूट के उत्पादन में भारत की कुशलता 2.5 गुना अधिक है, और वही चावल के उत्पादन में केवल 1.25 गुना अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत को चावल का उत्पादन करने में ज्यादा हानि है और जूट का उत्पादन करने में इसे ज्यादा लाभ प्राप्त है। तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत को चावल का उत्पादन बंद करके जूट का उत्पादन बढ़ा देना चाहिए, और जूट के उत्पादन को बढ़ाकर विशिष्टीकरण अपनाकर अपने उत्पादन को बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ा देना चाहिए। अब सेम स्थिति आप देखिए बर्मा के लिए है। तो बर्मा में समस्या क्या है, बर्मा को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि प्राप्त है। दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि होने पर यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि बर्मा को जूट के उत्पादन में ज्यादा हानि है और चावल के
उत्पादन में कम हानि है। यानी यहाँ यह हम कह सकते हैं कि बर्मा अगर जूट का उत्पादन बंद करके चावल का उत्पादन बढ़ा दे तो यह उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में लाभदायक होगा। और बर्मा की जो क्षमता है वो चावल के उत्पादन में अधिक है, वहां के लेबर चावल के उत्पादन में ज्यादा कुशल है और जूट के उत्पादन में कम कुशल है। तो यहाँ यह स्पष्ट होता है कि बर्मा को जूट का उत्पादन बंद करके अपनी कुशलता को चावल के उत्पादन में पूरी तरह से बढ़ा देनी चाहिए। यानी चावल का उत्पादन करने में बर्मा को तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ है और जूट का उत्पादन करने में तुलनात्मक रूप से ज्यादा हानि है। इसलिए बर्मा को जूट का उत्पादन बंद करके चावल का उत्पादन बढ़ा देना चाहिए। यह दोनों ही देशों के लिए हितकर होगा। अब हम यहाँ विनिमय अनुपात की बात करते हैं। ऐसी स्थिति है जब दोनों ही देशों के बीच में अभी किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं हो रहा है। जब दोनों ही देशों में किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आप क्या देखेंगे? आप ये देखिए कि भारत में विनिमय अनुपात क्या है? 1 यूनिट जूट बराबर 1 यूनिट राइस, यानी कि 1 यूनिट जूट इज इक्वल टू 1 यूनिट राइस। और बर्मा का क्या हाल है? बर्मा में है 1 यूनिट जूट इज इक्वल टू 2 यूनिट राइस। ये क्या है? ये इन दोनों ही देशों के बीच विनिमय अनुपात है। अभी ये दशा कौन सी? अभी ये दशा है व्यापार न होने की। अब हम ये बताते हैं कि जब दोनों ही देश एक एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर लेंगे और विशिष्टीकरण के पश्चात जब उत्पादन को बढ़ाएंगे तो ये किस तरह इन दोनों देशों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में विनिमय अनुपात कितना है? 1:1 है और बर्मा में विनिमय अनुपात कितना है? 1:2 है। तो आप ये देखिए, अगर भारत विदेशी व्यापार न अपनाकर अपने ही देश के अंतर्गत व्यापार करता है तो उसे 1:1 इकाई जूट के बदले केवल 1 इकाई चावल की ही प्राप्ति होगी। और बर्मा के लिए भी सेम स्थिति यही है कि अगर वह जूट का उत्पादन बंद करके चावल का उत्पादन बढ़ाता है तो 2 इकाई के बदले उसे केवल 1 इकाई के बराबर ही जूट मिलेगा। तो अगर इस तरह से व्यापार होता है तो यह दोनों ही देशों के लिए लाभदायक नहीं है। तो लाभदायक कैसे? लाभदायक तब होगा जब वो दोनों देश अपनी अपनी वस्तुओं में विशिष्टीकरण करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपनाएंगे, तब ये दोनों देशों के लिए हितकर होगा। जैसे आप ये देखिए, अगर भारत जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तो इस विशिष्टीकरण के पश्चात भारत को क्या होता है? भारत को 1 इकाई जूट के बदले 2 इकाई चावल मिलता है, जो उसे अपने देश के अंदर केवल 1 इकाई के बदले केवल 1 इकाई जूट ही मिल रहा था। लेकिन व्यापार अपनाने के नाते उसे 1 इकाई जूट के बदले लगभग 2 इकाई के बराबर चावल बर्मा यानी कि भारत को मिल रहा है बर्मा से। अब आप यहाँ बर्मा के संबंध में भी देख सकते हैं कि अगर बर्मा केवल आंतरिक व्यापार करे, आंतरिक व्यापार के अंतर्गत वो क्या करेगा? वो उसे क्या करना होगा? वो जब आंतरिक व्यापार करेगा तो 2 इकाई चावल के बदले उसे केवल 1 इकाई के बराबर ही जूट मिलेगा। लेकिन अगर वह विदेशी व्यापार करेगा तो विदेशी व्यापार के आदान प्रदान के फलस्वरूप आप ये देखिए कि उसे 1 इकाई जूट के बदले 1 इकाई चावल के बदले 1 इकाई जूट मिलेगा और ये दोनों ही देशों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यहाँ देखिए, अगर बर्मा 1 इकाई चावल के बदले उसे 1 इकाई जूट मिलेगा, तो ये दोनों ही देशों के लिए लाभदायक होगा और दोनों ही देश आपस में जब व्यापार करेंगे तो व्यापार से इन दोनों ही देशों को व्यापार से मिलने वाला लाभ दिखाई देगा। और इस लाभ के संदर्भ में ये देखा गया है कि जब किसी भी देश को अपनी कुशलता के बारे में जानकारी मिल जाती है तब वो विशिष्टीकरण अपनाकर अपने उत्पादन क्षमता को भी पूरी तरह से बढ़ा देते हैं। और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ यह देखा गया है कि अभी आपने देखा कि जब आंतरिक व्यापार होता है तो आंतरिक व्यापार से दोनों ही देशों को नुकसान होता है, लेकिन जब ये दोनों देश अपनी अपनी वस्तुओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं तब यह दोनों ही देशों के लिए बहुत अधिक मात्रा में फायदेमंद होता है। तो यह दोनों ही देशों के लिए हितकर होगा।
भारत की बात करें या बर्मा की बात करें, भारत के लिए हितकर होगा कि भारत चावल का उत्पादन बंद करके जूट का उत्पादन बढ़ाए और बर्मा क्या करे, बर्मा जूट का उत्पादन बंद करके चावल का उत्पादन बढ़ा दे और ये दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर ले। चलिए अब हम देखते हैं बिफोर ट्रेड यानी व्यापार से पहले और आफ्टर स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण के पश्चात इन दोनों देशों के उत्पादन के अंतर्गत कौन सा अंतर दिखाई देता है। तो ये अंतर आप यहाँ देख सकते हैं, बिफोर ट्रेड 20 आवर्स प्रोडक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट यानी 20 घंटे श्रम लागत का उत्पादन, 20 घंटे श्रम लागत के उत्पादन के पश्चात भारत में क्या स्थिति है, 10 यूनिट जूट एंड 10 यूनिट राइस और बर्मा में क्या स्थिति है, 4 यूनिट जूट प्लस 8 यूनिट राइस। अब टोटल कितना हुआ, 14 जूट प्लस 18 राइस, यानी कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया है, कोई खास उत्पादन में वृद्धि यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये ऐसी स्थिति है कि जहां पर व्यापार अभी नहीं हुआ है, व्यापार के बारे में नहीं सोचा गया है, यानी यहाँ अभी विशिष्टीकरण को अपनाया नहीं गया है। विशिष्टीकरण नहीं अपनाने के कारण उत्पादन जो है उसके में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं दिया, जो उत्पादन था वही का वही रह गया। लेकिन अब आप देखिए आफ्टर स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण के पश्चात, जब विशिष्टीकरण के पश्चात भी हम 20 आवर प्रोडक्शन ऑफ लेबर यानी कि 20 घंटे ही श्रम लागत का उत्पादन यहाँ पर दिखा गया है। तो 20 घंटे श्रम लागत के उत्पादन में आप देखिए कितना बड़ा अंतर आया है। भारत की बात करिए तो भारत में कितना हुआ है, 20 जूट और बर्मा में क्या दिखाई दिया है, 16 राइस, यानी दोनों को जोड़ने पे दिखाई दिया है 20 जूट प्लस 16 राइस। तो इन दोनों का जब आप अंतर करेंगे, अब इन दोनों के बारे में समझेंगे तो ये जरूर पता लगेगा कि व्यापार के पहले की स्थिति उत्पादन के संबंध में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन विशिष्टीकरण अपनाकर जब ये दोनों देश व्यापार के अंतर्गत आते हैं तो इन दोनों देशों के उत्पादन में बढ़ोतरी दिखाई दी है। आप ये देखिए, जो पहले जूट के संबंध में केवल 14 इकाई जूट था, वो अब कितना हो गया, वो 20 इकाई जूट हो गया। जो पहले 18 इकाई राइस था, वो कितना हो गया, 16 इकाई के बराबर राइस हो गया। तो ज्यादा अंतर हमें कहाँ दिखाई, ज्यादा अंतर हमें जूट के उत्पादन में बहुत अधिक मात्रा में अंतर दिखाई दिया। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि चावल के उत्पादन में अंतर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया है, लेकिन जूट का उत्पादन हमने देखा कि जूट के उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया है। भारत ने क्या किया, भारत ने जूट के उत्पादन में अपनी कुशलता को देखी और जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर उसके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास पूरी तरह से किया। ये प्रयास चावल के संबंध में बर्मा ने भी किया है, लेकिन अपनी कुशलता को बढ़ाने के साथ साथ विशिष्टीकरण को अपनाने के साथ साथ यहाँ भी ये देखा गया है कि 16 इकाई चावल के बराबर बर्मा में भी पूरी तरह से उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने ये देखा कि भारत और बर्मा इन दोनों ही देशों ने अपनी अपनी वस्तुओं में विशिष्टीकरण को अपना लिया है और विशिष्टीकरण अपनाने के बाद जब दोनों देश किसी एक वस्तु के संबंध में अपनी कुशलता को जान लेते हैं, तब विशिष्टीकरण अपनाकर उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी रिकार्डो ने बताया है कि जब दो देशों के अंतर्गत दो वस्तुओं का उत्पादन होता है तो कोई भी देश किसी एक वस्तु का उत्पादन इसलिए नहीं करता कि वह उस वस्तु का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में सस्ते में कर रहा है, बल्कि इसलिए करता है कि वह उस वस्तु का उत्पादन अधिकतम सापेक्षिक लाभ और न्यूनतम तुलनात्मक लागत के आधार पर करता है। जब वह देखता है कि उस वस्तु के उत्पादन में उसे अधिकतम सापेक्षिक लाभ है और न्यूनतम तुलनात्मक लागत लग रहा है, तो ही वह उस वस्तु का उत्पादन करता है, अन्यथा वह देश उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता। यह यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। तुलनात्मक लागत के आधार पर यह अंतर पूरी तरह से दिखाई देता है। जिस देश को
जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक मात्रा में तुलनात्मक लाभ दिखाई देता है वही उस वस्तु का उत्पादन वह देश करता है, और जिस वस्तु के उत्पादन में उसे अधिक से अधिक मात्रा में तुलनात्मक रूप से हानि दिखाई देती है तो वह देश उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से वस्तुओं के आदान प्रदान से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। चलिए, आज के इस वीडियो में आपने रिकार्डो के सिद्धांत के बारे में जाना, टेबल की सहायता से रिकार्डो के सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन देखा, मान्यताओं को समझा, लेकिन ये जान लीजिए कि यह सिद्धांत भले ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सिद्धांत की ढेर सारी कमियां हैं, यानी इस सिद्धांत की ढेर सारी आलोचनाएं हैं। कोहली और ग्राहम जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की भी ढेर सारी आलोचनाएं की है। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में